1984 हम हिंदी के सुप्रसिद्ध निर्देशक श्री राजेंद्र नाथ से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। राजेंद्र, तुम एक लंबे अरसे से थिएटर के साथ जुड़े हुए हो और तुम्हें पता है कि नाट्य शोध संस्थान में हम डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, तो उसमें हम तुम्हारे बारे में जानना चाहेंगे, तुम्हारे काम के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। कब कैसे तुम्हारा बचपन बीता, कब से तुम थिएटर के साथ जुड़े, कैसे जुड़े और फिर धीरे धीरे करके कैसे अलग अलग रूपों में तुम इसमें काम करते रहे। अलग अलग रूपों से मेरा मतलब है अभिनय भी थोड़ा बहुत तो किया ही है, फिर निर्देशन में विशेष रूप से तुम जुड़े और उसके बाद अब श्री राम सेंटर से जुड़े हुए हो। तो इन सब अलग अलग रूपों में तुम किस तरह से तुम आगे बढ़ते रहे, ये हम जानना चाहेंगे। ये कहानी तो बहुत लंबी हो सकती है। नहीं, और इसको बहुत छोटी तुम मत कर देना, तुम बहुत बार बहुत छोटी कर देते हो, तो बहुत लंबी भी नहीं हो मगर बहुत छोटी भी नहीं हो। जहाँ तक शुरुआत का सवाल है, शुरुआत तो होती है बचपन से ही, बहुत छोटी उम्र से, जब हम स्कूल में ही थे। अच्छा, एक बात, तुम्हारा जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? अच्छा, हाँ। जन्म हुआ मेरा 17 अगस्त सन 1935 को। अच्छा। एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम डलवाल, जो अब पाकिस्तान में है। अच्छा। और वहीं से मानिए कि बीज पड़ा थिएटर का स्कूल में ही। और उसके बाद तो फौरन पार्टीशन हो गया और हम लोग हिंदुस्तान चले आए। और हिंदुस्तान में आके फिर जब दिल्ली आए तो दिल्ली जो स्कूल में दाखिल हुए तो वहाँ हमने नाटक एक लिखा भी। अच्छा। और तब तो उम्र बहुत कम रही होगी। हाँ, बहुत नहीं। नाटक, उसको मैं नाटक अब कह रहा हूँ, नाटक नहीं था, किसी एक फिल्म की कहानी को लेके उसमें से कुछ डायलॉग्स लेके उसको स्कूल के हिसाब से नाटक बनाने की कोशिश की। तो उस नाटक में पार्ट भी किया, उसको लिखा भी, उसका निर्देशक भी किया। क्या उम्र रही होगी तुम्हारी उस समय? उस समय मेरी उम्र होगी 15-16 साल। अच्छा। और 7th-8th क्लास में? हाँ, 9th क्लास में, 9th में था तब मैं। और तो उस तरह से ये शुरुआत हुई। और फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में थोड़ी और बात बढ़ी, वहाँ भी एक्टिंग भी की और डायरेक्शन भी की बहुत से नाटकों की। काफ़ी जो सीरियस काम हुआ वो कॉलेज से ही उसकी शुरुआत में मानता हूँ। और जिसमें हमारी प्रेरणा रहे हमारे एक टीचर थे, अभी हैं, फ्रैंक ठाकुरदास। अच्छा। तो वो उन्होंने ही बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया, या कम से कम ये कि थिएटर जो है एक बहुत सीरियस चीज़ है, सिर्फ एक। कैसे हैं अब फ्रैंक ठाकुरदास? हम पिछली बार मिलकर के आए थे हम लोग। वैसे ही हैं। अच्छा। बहुत एक्टिव नहीं है। तो एक तो प्रेरणा इस रूप में कि वो उन्होंने ही सिखाया हमको कि हम थिएटर को एक शगल ना माने। थिएटर एक बहुत संजीदा चीज़ है और थिएटर से अगर काम करना है तो वो संजीदगी से करना होगा। अच्छा, इसके पहले की बात, तुम्हारे घर में कुछ थिएटर का वातावरण था? तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी वगैरह किसी को रुचि थी? नहीं, मेरे घर में बिल्कुल कोई वातावरण नहीं था, सिवाय इसके कि जिस कस्बे में हम पैदा हुए और जहाँ पर हम काम शुरू किया हमने, तो हमारे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं वो ज़रूर एक आध बार हमने उनको रामलीला के दिनों में नाटकों में काम करते देखा। अच्छा। लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल उसके बाद तो छोड़ दिया। और मैंने बड़े भाई साहब खुद करते थे रामलीला। हाँ। और तुम्हारे वहाँ उस हिस्से में भी रामलीला हुआ करती थी? रामलीला होती थी। अच्छा। दशहरे की रामलीला होती थी और रामलीला के साथ नाटक होते थे। अच्छा। तो एक आध नाटक उसमें उन्होंने पार्ट जरूर किया, राम का ही पार्ट किया, बल्कि सीता स्वयंवर प्ले था वो। तो कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में काम किया। और फिर 2 साल में एक था पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज, कैंप कॉलेज, उसमें भी MA किया मैंने। तो वहाँ भी कुछ अच्छा काम किया। लेकिन कोई उस सारे काम की मैं ये नहीं मानता कि कोई एक दिशा थी। कुछ ना कुछ होता ज़रूर रहा, लेकिन एक जो
दिशा होती है वो ऐसा कुछ नहीं लगा। उस बीच में फिर एक अच्छा मौका ये मिला कि यहाँ पर शुरू हुआ एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट, जो एक ही साल रहा सिर्फ। उसके बाद ये बात होगी सन 57? नहीं, ये बात है सन 1958 की। 58 की, अच्छा। 58 में ही वो बना और 58 एक साल ही रहा वो, और उसके बाद फिर वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बन गया 1959 से। तो वो जो पहला बैच था, एक साल का कोर्स था, वो कंपोजिट कोर्स था, तो उसमें मुझे चुन लिया गया था दिल्ली स्टेट की तरफ से। तो वहाँ एक साल आप कह सकती हैं कि मैंने बाकायदा तौर पे थिएटर का कुछ सीखा। अच्छा, क्या क्या उस समय ट्रेनिंग क्या क्या? वो एक साल का, जैसे मैंने कहा ना, कंपोजिट कोर्स था, तो सब चीज़ों को सिखाया जाता था। डायरेक्शन भी थोड़ी बताई जाती थी, एक्टिंग के बारे में बताया जाता था, कॉस्ट्यूम्स पे, सेट्स पे, जितने भी एस्पेक्ट्स है सबके बारे में बातचीत। अच्छा, तो एक और बात इसी प्रसंग में पूछें, तुम क्या समझते हो कि वो एक साल का कोर्स छोटा ही था, कंपोजिट कोर्स एक साल का, वैसे मैंने जहाँ इतनी अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व हों एक साथ, कुछ भी नहीं होता, मगर फिर भी तुम क्या समझते हो कि वो उपयोगी रहा? मेरे लिए तो बहुत उपयोगी रहा, मैं मानता हूँ। और क्या इस तरह के छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स यदि एक साल के किए जाएं और जगह, तो वो लोगों के लिए उपयोगी हो बहुत सकते हैं? एक साल का पूरा फुल टाइम कोर्स था, सुबह से लेकर अच्छा। शाम तक होता था। अच्छा। तो काफ़ी उपयोगी हो सकता है अगर आप उसको उपयोगी बनाना चाहें तो। और मैं जो कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो उपयोगी इसलिए रहा कि जो बात शुरू हुई थी कॉलेज से कि थिएटर एक ऐसा आर्ट है जिसमें कितनी संजीदगी की ज़रूरत है, वो बात और मन में घर कर गई, और उसके बाद जो सारा काम किया उससे उसको बहुत लाभ मिला। उसके छोड़ने के बाद फिर मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ा। 2 साल फिर मैं यूनिवर्सिटी में रहा और सारा थिएटर जो है यूनिवर्सिटी का ही थिएटर करता रहा। फेस्टिवल्स में नहीं, 2 साल यूनिवर्सिटी में दाखिला, मैंने एमए तो कर लिया था तुमने पहले? पहले? कर लिया था, साइकोलॉजी किया था वो। लेकिन इस कोर्स के बाद मैंने 3-4 महीने के लिए एक नौकरी की पहले ऑल इंडिया रेडियो पे। अच्छा। और वो नौकरी मुझे पसंद नहीं आई, तो वो नौकरी मैंने छोड़ दी। और वो छोड़ने के बाद फिर जो मन में एक इच्छा थी कि अगर कुछ काम करना है तो पढ़ाने का करना है। अच्छा। तो इसलिए मैंने दूसरा एमए किया इंग्लिश में फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर नौकरी भी मिल गई पढ़ाने की, जो अब तक कर रहा हूँ। तो कॉलेज छोड़ने के बाद 1, 2, 3 ग्रुप्स के साथ कई तरह के नाटक किए, और वो नाटक सारे जो थे विदेशी नाटक थे। अच्छा। वहाँ अनुवादित नाटक थे। फिर कुछ दोस्त तो उन दिनों जो मिले या जो काम कर रहे थे हमारे साथ, उन सब ने मिल के ग्रुप बनाया इस अभियान। तो ये किस सन की बात है? ये 1967। अच्छा। तो पहला नाटक 1967 में हत्या एक आकार की ललित सहगल का लिखा हुआ, वो हमने पहला परिचय भी तो तुमसे, आप लोगों से परिचय भी उसी नाटक के सिलसिले में हो, जब वो नाटक हम कलकत्ता लेके गए। बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया नाटक था और बहुत अच्छा प्रदर्शन। अच्छा, लेकिन प्रतिभा जी, उस नाटक से या अभियान के बनने से जो एक दिशा बनी, और जिसको मैं मानता हूँ कि जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, न सिर्फ मेरे अपने काम में या मेरे ग्रुप में, बल्कि एक देश के पूरे कॉन्टेक्स्ट में। मैं थोड़ा उसको विस्तार से बताता हूँ आपको कि एक निर्णय लिया गया, लिखित नहीं पर लिया गया, कि अभियान नाटक जो करेगा वो सिर्फ हिंदुस्तानी नाटक करेगा। हिंदुस्तानी से मुराद किसी भी भाषा का नाटक हो वो, लेकिन हिंदुस्तान का होगा, और उसको अनुवाद करके हिंदी में खेलेगा। और उस 1967 से लेके अब तक अभियान ने कोई 25-26 नाटक किए हैं, और उन 26 नाटकों में से 25 नाटक ऐसे हैं जो भारतीय हैं। एक सिर्फ नाटक है लिसिस्ट्रेटा, जो वो भी ख़ास तौर पे क्योंकि हमको कहा गया कि आप ये नाटक हमारे लिए कर दीजिए, तो वो हमने नाटक किया। अच्छा। वरना अभी तक इससे बहुत फ़र्क पड़ा। मैं समझता हूँ सिर्फ हमको नहीं, बहुत लोगों को फ़र्क पड़ा होगा कि उससे पास एक प्लेस की जो तलाश रहती है, और वो तलाश बहुत तीव्र हो गई कि हमको तो यही करना है और कुछ नहीं करना। अगर हमको विदेशी नाटक करने होते तो हमारे लिए बहुत काम आसान होता। इतने अच्छे विदेशी नाटक होते हैं, उनमें से लिया और उसको अनुवाद कर लिया। तो ये एक तलाश रही, हमेशा तलाश रही, और एक हर वक्त कान और आँख खोल के
दुनिया में, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो उस तलाश से ये हुआ कि अब इतने नाटक कम से कम इकट्ठे हो गए, जिसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अभियान ने ही काम किया, लेकिन अभियान का काम इसमें सबसे ज़्यादा है, इस तरह के नाटकों का एक इकट्ठा करना और करना उनको। और जैसे दूसरे प्रांतों के जो प्ले राइट्स हैं, जिनको पहले बहुत अच्छी तरह नहीं जाना जाता था, उनको हमने ट्रांसलेट करवाया, कुछ ट्रांसलेशंस मिली और उनको हमने किया, तो उससे फिर हिंदी से हो के वो दूसरी भाषाओं में भी चले गए। जैसे तेंदुलकर है या बादल सरकार है या खानोलकर थे या मदुराई हो, इन सब के नाटक जो है वो दिल्ली में, ये तो मैं नहीं कह रहा कि हर एक नाटक को हमने पहली बार किया, लेकिन आम तौर पे उनके सारे नाटकों को हम लोगों ने पहली बार यहाँ किया, एक दो नाटकों को छोड़ के। तो ये कहानी है अभियान की और मेरी एक तरह से। और नाटकों की लिस्ट तो शायद आपके पास है ही। हाँ, नाटकों की लिस्ट जो हम लोगों ने किए हैं। अच्छा, आमतौर पर तुम नाटक जो तैयार करते हो तो उसमें तुम्हारा प्रोसेस क्या रहता है? नाटकों का चुनाव, कलाकारों का चुनाव और प्रस्तुति के दौरान तुम कैसे काम करते हो, ये हम जानना चाहेंगे। ये कोई एक तरीका तो नहीं हो सकता, हर नाटक पे निर्भर होता है कि उसको किस तरह से किया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ बातें ज़रूर होती हैं जिससे जो कानून होंगी हर एक सारे प्रोसेस में। जहाँ तक नाटक के चुनाव का सवाल है, उसमें तो ये है कि चुनाव तो तभी किया जाता है जब एक नाटक अगर हिंदी का नहीं है, फिर दूसरी भाषा का है, तो वो कहीं हो चुका होता है या लिखा जा चुका होता है या उसके बारे में पढ़ लिया गया होता है, और जब उसमें दिलचस्पी पैदा होती है तो किसी न किसी को फिर कहा जाता है उसको अनुवाद करने के लिए। और जब अनुवाद हो जाता है तो फिर हम सब लोग तो नहीं, लेकिन अभियान के कुछ लोग जो हैं उसको पहले पढ़ते हैं, और अगर पसंद आ जाता है कि हाँ ये ठीक है, तो वो निर्णय हो जाता है कि इस नाटक को कर लिया जाए। जब तो नाटक का चुनाव हो गया और निर्णय हो गया, तो उसके बाद हम फिर कास्ट के साथ, कास्ट टेंटेटिव होती है हमेशा, कोई ऐसा ग्रुप तो है नहीं कि जिसमें सभी लोग बंधे हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी लोग इसी ग्रुप के साथ बंधे हुए हैं, हालांकि वो मेंबर्स भी शायद नहीं है और नौकरी कहीं और करते हैं, लेकिन उनके साथ फिर उस नाटक को पढ़ा जाता है। और कई नाटक ऐसे होते हैं जिनमें स्क्रिप्ट पे कोई ख़ास काम करने की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर बहुत जल्दी ही निर्णय हो जाता है, 2-3-4 रीडिंग्स के बाद कौन क्या रोल करेगा, कास्टिंग हो जाती है। कुछ नाटकों में ऐसा होता है कि इसमें स्क्रिप्ट पे ही शायद बहुत काम करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा लंबा अरसा लग जाता है स्क्रिप्ट फाइनलाइज करने में, और उसके बाद फिर उसकी कास्टिंग करते हैं और उसको शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से नाटक थे जिनमें स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना पड़ा, कुछ ध्यान में है? शुरू में जैसे तीसरा नाटक है हमारा, खानोलकर का नाटक है, एक शून्य बाजीराव, तो उस पर ट्रांसलेशन था, लेकिन उस पर काफ़ी स्क्रिप्ट पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत महसूस हुई। अच्छा, कई नाटकों में तो भाषा के ऊपर काम होता है, लेकिन कई नाटकों में सिर्फ काट छाँट इतनी होती है कि वो भी काम होता रहता है। वो तो तकरीबन सभी नाटकों के साथ होता है, कुछ के साथ कम होता है, कुछ के साथ ज़्यादा होता है। तो एक जो आप मेरे मेथड के बारे में पूछ रही हैं, तो उसमें एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि एक्टरों को बहुत आज़ादी होती है काम करने की, उनको बिल्कुल एक बांध के नहीं रखा जाता कि आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि शिकायत ये होती है कि मैं बहुत कम बताता हूँ और मैं जानबूझ के बहुत कम बताता हूँ, ताकि ये नहीं कि बताता नहीं हूँ, एक बहुत जब सारा डिस्कस हो गया, कैरेक्टर डिस्कस हो जाता है हर एक के साथ, पूरे नाटक को क्या हम शेप दे रहे हैं वो भी डिस्कस हो जाती है। तो उसके बाद फिर जहाँ बहुत ही ज़रूरत समझता हूँ तब उसको टोकता हूँ, वरना मैं अगर अच्छा एक्टर है तो उसको टोकने की ज़रूरत बहुत कम रहती है। ख़राब एक्टर है तो उसको टोक के बहुत ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर तो ये लगे कि ये अपने हिसाब से ठीक चल रहा है और मेरे हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, तो उसको उसी तरह से चलने देते हैं।
लेकिन अगर ये लगे कि नहीं मेरे हिसाब से गड़बड़ कर रहा है, अपने हिसाब से ठीक कर रहा है, तो फिर उसको टोका जाता है, फिर उसको एक लाइन पे लाने के लिए अच्छा। काम किया जाता है। ब्लॉकिंग वगैरह अमूमन तुम पहले से प्लान कर लेते हो या रिहर्सल के दौरान ही करते हो? ऐसा है कि जब शुरू में तो मान लीजिए कि 67 से लेके और 5-6 बरस तक तो ब्लॉकिंग में पहले प्लान करता था। रिहर्सल में जाने से पहले एक टेंटेटिव ग्राफ सब बना लेता था और मूव्स लिख लेता था, ये होना, ये होना, ये होना, ये होना। लेकिन अब कुछ वर्षों से अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाटक नहीं है तो फिर मैं पहले ब्लॉकिंग नहीं सोच के जाता, बल्कि अब तो ये होता है कि एक्टरों को कहते हैं कि आप स्क्रिप्ट ले लीजिए और इम्प्रोवाइज़ कीजिए, मूव कीजिए अपने आप। तो जैसे 15 मिनट का पोर्शन या एक सीन का पोर्शन ले लिया, उन्होंने कर दिया एक बार मेरे सामने। जब वो कर रहे होते हैं तो मेरे मन में एक उसकी फॉर्म जो है वो बनती जाती है, फिर उसको हम उसी हिस्से को लेके रिपीट करते हैं और फिर मैं एक जो बड़ी मूवमेंट्स और आउटलाइन वो कर देता हूँ। फिर उसको जब रिपीट करते हैं तो फिर उसकी डिटेल्स पे काम होता जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड नाटक होता है, अब भी जैसे घासीरामी था जो बहुत बाद में हुआ मेरे इस प्रोसेस के, तो उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड था सारा कुछ, तो वो तो हर हालत में रिहर्सल में जाने से पहले काफ़ी कुछ बिल्कुल प्लान करके, हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं प्लान कर रही हूँ वैसा ही करूँगा, लेकिन वो प्लान करना ज़रूरी था और उसका प्रदर्शन स्क्रिप्ट बनाना ज़रूरी था, ताकि कुछ उसमें आप तो देखा है नाटक में 30-40 लोग थे स्टेज पे, उनको किस तरह से मूव करना है या क्या करना है या क्या नहीं करना है, उसके लिए प्लानिंग। अभी अगर ऐसा कोई नाटक करूँगा तो ज़रूरी प्लान करूँगा सब कुछ पहले। लेकिन अब आम तौर पे जिनमें बहुत एक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते या मूवमेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें प्लान करने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे। तुमको क्या लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करता है बनिस्बत इसके कि तुम सब सेट करके बता दो, आर्टिस्टों को छोड़ दिया अपने आप, उन्होंने कुछ प्लान किया, तो ये ज़्यादा मैं अच्छा? समझता हूँ ये एक्टरों के लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है करना, और एक फ्रेशनेस भी रहती है, और एक जो मन में एक प्री कंसीव्ड आइडियल है कि अगर हम जाता हूँ कभी और वो ठीक नहीं बैठा तो तकलीफ भी होती है उससे, तो इसलिए बेहतर ये है कि एक खुले तौर पे फ्रीडम में अगर इसको करते हैं हम तो ठीक ही होता है। बहरहाल ठीक ही हुआ है पिछले कुछ वर्षों से। अच्छा, एक और बात, अभी जब स्क्रिप्ट की बात हो रही थी, ये तो हम सभी मानते हैं कि स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत परिवर्तन, काट छांट, परिवर्तन भी क्या, काट छांट तो बराबर ही होती रहती है। इस बारे में तुम फील क्या करते हो? मैंने हम खास करके इसलिए पूछ रहे हैं कि पिछले दिनों ये चर्चा का विषय बराबर रहा हुआ है और हम सब ये कहते हैं कि आज का थिएटर जो है वो डायरेक्टर्स थिएटर हो गया है, और डायरेक्टर इतना ओवर पावरिंग हो गया है कि एक ओर तो वो नाट्यकार को नाटक लिखना सिखा रहा है, दूसरी ओर अभिनेताओं को अभिनय करना सिखा रहा है। तो सर्वनियंता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता की भूमिका आज निर्देशक निभा रहा है। तो एक्टर को जो बताता है उसमें तो कहीं कोई आपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता है, मगर हमको व्यक्तिगत रूप से बहुत बार लगता है कि निर्देशक नाट्यकार के साथ थोड़ा ज़्यादती करता है, स्क्रिप्ट में मनमाना परिवर्तन करता रहता है। बहुत बार लेखक बेचारे को पता होता है, बहुत बार पता भी नहीं होता है बिना जानकारी के। तो इस बारे में तुमको क्या लगता है और तुम्हारी क्या दृष्टि? नेचुरली जो तुमको लगता होगा भाई तुम करते रहे होगे। पहले तो दो उदाहरण देता हूँ जिसमें मैंने नाटक को बदला। एक तो था पंछी ऐसे आते हैं, तेंदुलकर का नाटक। अच्छा। तो उसका अंत मैंने बिल्कुल बदल दिया था इस सेंस में कि जहाँ नाटक वो ख़त्म करते थे उससे पहले एक पॉइंट पे नाटक ख़त्म हो जाता है। अच्छा। और उसका बीच का जो, उसके बाद का जो हिस्सा है और जो उनका एक अंत है वो नहीं रखा था। अच्छा, उससे कोई नाटक के कथ्य में खास फर्क पड़ा था? मुझे मेरे हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ता और अच्छा ही लगा था। अच्छा। और हालांकि तेंदुलकर ने वो नाटक देखा नहीं है, लेकिन उसको ये बताया गया था तो उसको ये पसंद नहीं आया था। अच्छा। तो उसके बाद जब उन्होंने घासीराम कोतवाल मुझको दिया नाटक करने के लिए, तो तब ये कहा कि हम इससे पहले ज़रूर एक मीटिंग करेंगे और इसके बारे में बात करने के बाद फिर आप इस नाटक को शुरू करेंगे। तो हुआ भी यही। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फिर जब उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो तय हो गया कि ये होगा, ये नहीं होगा।
तो उसमें कुछ एक परिवर्तन किए थे उसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं था जैसा पंछी में था, लेकिन उसमें काट छाट काफ़ी की मैंने। अच्छा, तो एक तो ये था जिस प्ले राइट के साथ इस तरह से हुआ। दूसरा उदाहरण जो है वो और संजीदा है, वो है नाटक गिनी पिग। अच्छा, मोहित चटर्जी का नाटक जो, तो वो जब किया हमने तो उसका अंत हमने बिल्कुल बदल दिया था। अच्छा, और उससे नाटक की मीनिंग में बहुत फर्क पड़ता था। और हम ये नहीं कि हमको एहसास नहीं था, हमको बिल्कुल एहसास था कि हम ये कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि हम इस बात से एक्टर्स भी, डायरेक्टर भी और भी लोग जो हमारे यहाँ साथ में काम करने वाले हैं वो उससे बिल्कुल मुत्तफिक थे, इसलिए वो हमने किया। तो जब ये बात मोहित को मालूम हुई तो वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि ये आपको नहीं करना चाहिए था। तो फिर मैंने कहा कि जब मैं आपसे मिलूँगा तब आपसे बात करूँगा। तो फिर जब उनसे कलकत्ते में मिला और उनको अपना दृष्टिकोण सारा समझाया तो मुझे लगा थोड़ा उनको दृष्टिकोण तो समझ में आया, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहते थे कि इसको अंत को ऐसे रखा जाए। तो मैंने कहा अगर आप नहीं चाहते ऐसा रखा जाए तो नहीं रखेंगे, लेकिन जो आपने अंत रखा है वो भी मैं नहीं रखना चाहता, तो उनको फिर एक तीसरा अंत ढूंढना पड़ेगा। तो फिर तीसरा अंत दोनों ने मिल के जो तय किया, अच्छा, वो किया हमने। अच्छा, एक मिनट ज़रा सा इसको एक्सप्लेन करो ना, पहले वाले में क्या अंत था? मैंने नाटक तो देखा हुआ है, तुम्हारी वाली प्रस्तुति नहीं देखी थी। कलकत्ता में इन लोगों ने जो किया था, विभास चक्रवर्ती और भट्टाचार्य, राजरक्त थिएटर वर्कशॉप ने किया था। हाँ, तो उसमें तो वो अंत में राजा जो है वो खून वो प्याले में लेकर के आता है भीतर से, और उसमें लगता है कि उसमें कीटाणु हैं, रेवोल्यूशन के कीटाणु हैं, और वो समझता है कि अब रेवोल्यूशन आ जाएगा, और अंत में शायद वो रेवोल्यूशन ले भी आते हैं और सब कुछ बदल जाता है, इस तरह का कुछ था। लेकिन जो किया हमने वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। जो मैंने रखा पहले, जिस पे मोहित राजी नहीं थे, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ, अभी शायद मेरी ये धारणा है कि जहाँ भी रेवोल्यूशन हुआ, किसी दुनिया के किसी कोने में भी, किसी देश में भी, तो उसके बाद स्थिति बहुत बदली नहीं, क्योंकि आज का जो रेवोल्यूशनरी है वो कल का राजा हो जाता है, और वो उसी तरह से फिर बिहेव करता है जैसे पहला राजा कर रहा है। तो इसी तरह का अंत हमने गिनी पिग में रखा कि ये इसको तो मार दिया गया या भाग दिया गया, लेकिन जो रेवोल्यूशनरी था वो अब वो राजा है, और उसके अब जो दूसरे लोग हैं वो उस तरह से ही बिहेव कर रहे हैं जैसे राजा के साथ बिहेव करते थे। तो कोई शब्द नहीं यूज़ किए थे हमने, अच्छा, सिर्फ एक माइंड में ही मूवमेंट के साथ ही एक सीन था जिसमें ये पता लगता है कि ये जो रेवोल्यूशन करने वाला लड़का है ये अब राजा हो गया है, और एक तीसरा व्यक्ति जो उसका जिस तरह से राजा के साथ बिहेव करता था वो हो गया। हाँ, तो सही बात है कि पश्चिम बंगाल के मोहित ठीक है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो ठीक था। तो फिर जब उनसे बातचीत हुई तो जब कहा कि बदलना है, तो फिर हमने एक तीसरा अंत सिर्फ यही रखा कि वो जो राजा जो है वो खून लेके हाथ में खड़ा है, और वो उसमें उसको लगता है कि इसमें ऐसे कीटाणु हैं जो सब नाश कर देंगे, तो वो डरता है और वो चक्कर लगा रहा है और भाग रहा है। यहाँ पे नाटक पे वो खत्म हो जाता है। अच्छा, ये तो दो बातें हुई। इस बारे में अपनी राय बता दूँ कि क्या है सारे इस समस्या के बारे में। मैं नाटककार का बहुत आदर करता हूँ, और जो वस्तु लिखता है अगर मैंने उसको पसंद किया है तो मेरा ये धर्म हो जाता है कि मैं उसको वैसे ही करूँ जैसे नाटककार ने लिखा है। लेकिन नाटक करते करते कभी ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें ये थोड़ा बदलना ज़रूरी है। ये नाटककार के लिए भी अच्छा होगा, नाटक के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। तो अगर तो नाटककार किसी तरह से अवेलेबल है तो मैं ये चाहूँगा कि उससे बातचीत करके और उसकी सहमति लेके उसको बदला जाए। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि नाटककार अवेलेबल नहीं होता जब आप वो बदलने की सोच रहे हो। जैसे गिनी पिग की फिर बात कर रहा हूँ कि ये जो बात हमने की बदला जो,
ये नाटक के शो से 2 दिन पहले। अच्छा। तो तब कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे हम नाटककार को चिट्ठी भी लिखते और बात करते या कुछ ऐसा संयोग होता कि उनसे बात की जा सकती। तो वो नहीं हो पाती, लेकिन जब बात हुई तो फिर उसके बाद जैसे नाटककार ने कहा वैसा ही किया। तो इसलिए नाटककार की सहमति के बिना मैं कुछ नहीं करना चाहता जहाँ तक संभव हो। लेकिन अगर संभव ना हो तो फिर एक डिस्क्रिप्शन जो डायरेक्टर ले सकता है वो लेता है और उसको बदलता है और उसको भुगतता है, फिर अगर भुगतने की ज़रूरत भी हो तो। नहीं, हमको ऐसा लगता है कि यदि बेसिकली आदर का भाव है जी। और यदि अपने आप को सुपर इम्पोज करने वाली प्रवृत्ति डायरेक्टर में नहीं है जी। तो हमारे ख्याल से यदि वो कुछ परिवर्तन भी करता है तो हो सकता है नाट्यकार उससे सहमत हो असहमत हो वो बात अलग है, मगर एक सिंसियरिटी वहाँ पर ये रहती है कि वो बहुत एज ए क्रिएटिव पर्सन ही वेरी सिंसियरली फील्स अबाउट दैट। हमको जो लगता है परेशानी कहाँ होती है, जहाँ बहुत से लोग मान करके ही चलते हैं मैंने नाटक लिखा हुआ है इसमें कुछ न कुछ स्पेशल और करना चाहिए हमारा, तो क्रिएटिव मैंने व्यक्तित्व जो है क्रिएटिविटी जो है वो तभी सार्थक होगी जबकि इसमें कुछ खास कुछ ऐड किया। मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ, इस बात को जो आप कह रहे हैं बहुत गलत मानता हूँ कि जो डायरेक्टर ये अपने आप को इम्पोज करने के लिए और अपने आप को एक शो ऑफ करने के लिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है इस नाटक में, नहीं तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो वो तो मैं समझता हूँ कि ना तो उस निर्देशक के लिए अच्छा है, नाटक के लिए तो बुरा है ही, लेकिन बहुत बहुत देर तक इस तरह का तमाशा उस निर्देशक के लिए भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, तुमने तो बहुत सारे नाटक पिछले वर्षों में किए, कौन सी प्रस्तुतियाँ तुम्हारे लिए अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण रही हैं, चैलेंज रही हैं और जिनको करके तुम्हें आनंद मिला? हाँ, ये चाहे 20-25 नाटक हुए, लेकिन ये सब तो एक श्रेणी में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी उसमें से अगर ऐसे ही याद करना शुरू करूँ तो 5-7 नाटक तो ऐसे ही हैं जिनको लगता है कि बहुत संतुष्टि मिली और बहुत अच्छे हुए और करके जैसे आपने कहा आनंद मिला। तो पहला नाटक तो मैं शुरू से याद करने की कोशिश करूँ, जैसे ये नाटक हुए तो उसमें एक शून्यबाजी करने में बहुत अच्छा लगा था, हालांकि बहुत कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ था नाटक। पता नहीं, हमको तो वो नाटक ही समझ में नहीं आया, उस नाटक की बात ही नहीं समझ में आई। लेकिन वो करने में हमको बहुत अच्छा लगा था। फिर तेंदुलकर के नाटकों में 3-4 नाटक हैं जो बहुत अच्छे हुए और बहुत अच्छे लगे करने में। पंछी ऐसे आते हैं, घासीराम कोतवाल और जाति पूछो साधु की, ये 3 नाटक तेंदुलकर के बहुत। फिर गिनी पिग करने में बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा करने में। और बादल बाबू के नाटकों में बाकी इतिहास अच्छा लगा। सारी रात में भी बहुत आनंद आया था करने में, हालांकि वो नाटक भी बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता बातचीत उसके बारे में बहुत ही। सारी रात में तो न समझ में आने वाली मैंने न समझ में आने वाला कारण कुछ और है, बातें कहीं तो बड़ी रियलिस्टिक लग रही, कहीं एकदम उसमें बात समझ में आने वाली नहीं है कि ये बुड्ढा है क्या, हाँ बुड्ढा है क्या, क्या बला है, क्या सिंबल है, या असली है या नकली है, इस तरह की सारी बात उस बारे में बात होती रही। और इसके अलावा फिर अभी मैंने आषाढ़ किया, वो अच्छा लगा करने में मुझे, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा करने में। होने को तो ये सब नाटक बिल्कुल माने कथ्य के दृष्टि सब काफी अलग अलग तरह के नाटक हैं, अलग अलग तरह के। आषाढ़ और पंछी, घासीराम, तो सांत्वना तुम भी आ जाओ ना इधर। घासीराम तो बोला, घासीराम तो बोला ही। तो अच्छा, घासीराम के बेसिक पैटर्न जो थी वो मराठी वाली जो थी वही रखी थी तुमने? हमको मालूम ही नहीं मराठी की बेसिक पैटर्न है क्या, कैसे उन्हें। अच्छा, तो जिस तरह अच्छा, म्यूजिक एक ही था? नहीं, कुछ भी एक नहीं था। म्यूजिक एक ही व्यक्ति ने दोनों में दिया था? नहीं, तो मोनोप्रीति में दिया था। हाँ, और उनका भास्कर चंद्रावत का। अच्छा। हमें उस नाटक के फॉर्म के बारे में जो तेंदुलकर ने किसी एक लोकल फॉर्म को यूज़ किया है
कुछ मालूम ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, तो इसलिए उसको लेने का कुछ प्रश्न ही नहीं उठता था। अच्छा वो अच्छा। फॉर्म तो एक नाटक में से ही, लाइनों में से ही उपजी जो फॉर्म, और कोई उसको किसी एक नाम नहीं दे सकते कि इसका ये फॉर्म है। मेरी प्रोडक्शन को कम से कम, उसके जो मराठी की प्रोडक्शन है उसमें शायद फिर नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग उन फॉर्म्स से अच्छी तरह से परिचित होंगे जिन फॉर्म जो लिखा गया। कोई किसी तरह की कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, हालांकि करने के कोई 5 से 6 बरस बाद मैंने मराठी का नाटक देखा अपना करने के बाद। हमने किया 1973 में, और ये जाके मैंने देखा 78 में। अच्छा। और वो भी देखा जाके केरला में। अच्छा। और केरला में एक फेस्टिवल हो रहा था जिसमें ये लोग सब आए हुए थे, तो वहाँ पर, और वहाँ देखने के बाद फिर इस नाटक को, जब श्री राम सेंटर में मैं आ गया था तब तक, तो वहाँ पे इस नाटक को, मराठी वाले नाटक हमने फेस्टिवल में बनाया था। कुछ एक चीजें तो समान लगती थी, और वो शायद इसलिए कि चूंकि नाटक में भी लिखा हुआ है वो दीवार बनाना और वो करना, तो समान लगेगा ही ज़रूर। लेकिन उस समानता में भी अंतर था। दीवार का जो इस्तेमाल है, जैसे जो नाटक में लिखा हुआ है, लेकिन उस दीवार को किस तरह से इस्तेमाल किया गया, वो दोनों प्रोडक्शन में बिल्कुल अलग अलग है। और वो दोनों पास पास देखा जाए तो समझ में आया। मैंने भी तुम्हारा प्रोडक्शन तो जब रिहर्सल हो रहा था तब देखा था, और उसके बाद कलकत्ते में देखा था। और जब्बार वाला प्रोडक्शन अभी 2-3 साल पहले कलकत्ता में आए थे, वो लोग आकर के कर रहे थे। बड़ा सुंदर प्रोडक्शन किया, संगीत प्रोडक्शन, और खास करके उसी के साथ में त्रिपेणी ऑपेरा भी देखा, 3 पैसा से तमाशा, बहुत अच्छा नहीं था। और हमको तो अच्छा लगा। हमको वो मैंने संगीत का इस्तेमाल खास करके, अब हम नाटक के तथ्य की उस दृष्टि से हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो फिर से पढ़ें और पढ़ करके कहाँ क्या गोलमाल किया है, मगर हमको वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक का जो इस्तेमाल और एक नाटक भूल गया मैं, उसका नाम उध्वस्त धर्मशाला। अच्छा, ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तुमने कई म्यूजिकल्स किए, मैंने महानिर्वाण किया, म्यूजिकल्स हमने किए, 5 म्यूजिकल्स किए। अच्छा, और कौन? पहला म्यूजिकल तो घासीराम कोतवाली था। उसके बाद फिर एक किया हमने अली बाबा। अच्छा। अली बाबा एक नाटक था जो अच्छा लगा करने में। और एक किया हमने नाटक कोलमपुर का। अच्छा। महानिर्वाण किया। और किसी हद तक लिजिस्ट्रेटा भी म्यूजिकल था। तो ये म्यूजिकल्स है, लेकिन म्यूजिकल्स में कोई ऐसा किसी पर्टिकुलर फॉर्म का इस्तेमाल जैसे बहुत से प्रदेशों में मानते हैं कि होता है या हुआ है, मेरी प्रोडक्शन में किसी पर्टिकुलर फॉर्म का कोई ऐसा यूज़ नहीं है। जहाँ जहाँ से जो अच्छा लगा फॉर्म लेते गए और करते गए, और एक इवॉल्व करते गए मॉडर्न सेंसिबिलिटी के साथ और मॉडर्न कंटेंट के साथ। अच्छा, एक चीज़ बड़े मज़े की दिखाई पड़ रही है। एक ज़माना था, मैंने इंडिपेंडेंस के बाद या उसी पीरियड में, कि गाने को नाटक से बिल्कुल अलग किया गया, वर्जित किया गया एकदम, कि नाटक में गाने नहीं रखने। और इसके बाद अब पिछले फिर एक 10 बरस से ये प्रवृत्ति विशेष दिखाई पड़ रही है कि गाना और मूवमेंट, उनको नाच भले ही हम न कहें, मगर मूवमेंट्स का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? ऐसा क्यों हुआ? क्यों तो इतनी ज़ोर से हम लोगों ने नकारा था म्यूज़िक को, और क्यों फिर इतने ज़ोर से उसका सहारा लेने? क्योंकि आज देखो तुम, हिंदी में जो ख़ास करके नाटक लिखे जा रहे हैं, आधे नाटक जो हैं वो किसी न किसी शैली, किसी न किसी कथा पौराणिक उनसे जोड़ करके, और कुछ चौबोले हैं, और कुछ दोहे हैं, और कुछ छंद हैं, और कुछ गीत हैं, इनका समावेश करके लिखा जा रहा है। तो इस बारे में तुम क्या सोचते हो, क्यों ऐसा हुआ? गाने वर्जित किए गए, वो तो एक बिल्कुल वेस्ट का प्रभाव था। एक जो वेल मेड प्लेस, उसी तरह के नाटक लिखे गए और उसी तरह के नाटक खेले गए। तो अब ये जो इंटरेस्ट रिवाइव हुआ, फिर वो सिर्फ गानों में तो नहीं हुआ, वो तो एक तरह से हुआ फॉर्म्स में रिवाइव हुआ। हमारी जो लोक शैली और बाकी परंपरा के फॉर्म्स हैं हमारी, तो उसमें गाने और नाच या मूवमेंट का इस्तेमाल होता है। तो थ्योरेटिकली तो यही कारण है कि अब जो ही लोगों का एक इंटरेस्ट जो है इस तरह की फॉर्म्स में गया, और फिर उस फॉर्म्स में नाटक लिखने शुरू हुए, तो जाहिर है कि जब नाटक करेंगे तो उन फॉर्म्स का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि
जितने भी नाटक अभी तक लिखे गए हैं, हिंदी के नाटकों की बात करना सिर्फ, या हिंदी में जो नाटक हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो बहुत नाटक ऐसे नहीं हैं जो सचमुच किसी एक शैली से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और फिर उस शैली का इस्तेमाल नाटककार ने भी बहुत क्रिएटिवली किया और डायरेक्टर भी बहुत क्रिएटिवली कर सकता है। कैसे करेगा? इसलिए कि हिंदी का नाट्यकार, हम नहीं समझते कि जिन लोगों ने नाटक लिखा उनको सचमुच उस किसी भी शैली का कोई ज्ञान हो, कोई जानकारी हो। मुश्किल यही हो रही है कि अब जब लगा कि इस तरह के नाटक जो हैं वो बहुत कामयाब होने लगे हैं या ऑडियंस उनको बहुत देख रही है, और मान लो शायद मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड जो शुरू है घासीराम से ही शुरू हुआ। इससे पहले जो है आप मेरी याददाश्त में नहीं है ऐसा कोई नाटक जिसमें गानों का इस्तेमाल हुआ हो, हिंदी में तो पर्टिकुलरली नहीं। हिंदी में तो ओरिजिनल देखो तो अभी भी कितने नाटक कौन से मिलेंगे, हमें नहीं पता कि जिनमें अब ये इधर कुछ जो एक आध वो आए हैं, क्या कुछ रावण लीला है, नरसिंह लीला है, कुछ ये सब दो एक नाटक ऐसे आए हुए हैं जिनमें कि नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि जब एक इस तरह का नाटक इतना सक्सेसफुल हो गया, हिंदी में भी हो गया, फिर मराठी में तो हुआ ही था, तो एक लगा कुछ लोगों को जो गलत था कि इस तरह के नाटक लिखे जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो कुछ लोगों ने इस तरह के नाटक लिखने का प्रयास किया, और जब वो प्रयास किया और फिर बहुत तो सफल हुआ नहीं, मैं समझता हूँ। मणिमधुकर ने ऐसे लिखे हैं 2-3 नाटक, लेकिन कोई ऐसा नहीं लगा, हालांकि लिखे हुए शायद राजस्थानी फॉर्म में है, राजस्थानी फॉर्म को जानते हैं, ख्याल में वो भी तो बड़ी मज़े की बात है ना। राजस्थान वाले जो हैं इसी पर तो मणिमधुकर नाराज़ हुए थे हम लोगों के ऊपर कि किसी ने कमेंट लिखी, वो राजस्थान वाला था, उसने कहा कि न इसमें राजस्थानी क्या, वो कई नाम बता गए, न इसमें रम्मत है, न इसमें ख्याल है, न कुछ है, ये क्या है, ये खाली नचों का मुरब्बा है। और उसी पर वो इतना नाराज़ हो गए कि आप लोगों ने जानबूझ करके लिखवाया, ये आप लोगों ने कहा भाई हम अपने नाटक की बुराई अपने जो चाहे सो समझते हो, हम अपने नाटक की बुराई क्यों करवाएंगे? मगर बहरहाल खैर, हाँ, तो बात फिर यही है कि इसमें अगर तो कोई नाटककार सोच समझ के इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो वो तो शायद ठीक करता है, लेकिन फिर अगर कोई नाटककार या कोई डायरेक्टर जिसमें गाने नहीं भी हैं, उसको गाने वाला बनाना है किसी तरीके से, उस पर इम्पोज करता है, तो फिर वो कोई नतीजा उसका अच्छा निकलने वाला नहीं। खैर ऐसा तो हमको ऐसा लगता है कि पिछले दिनों जितने भी नाटक हुए हैं, कहीं निर्देशकों ने शायद इम्पोज करने की तो कोशिश संगीत को तो नहीं की है अभी तक, या की है? तुम जो सोच रहे हो उसमें लग रहा है कि कहीं कुछ दो एक दृष्टांत हैं ऐसे सामने। याद तो नहीं आ रहा, लेकिन की ज़रूर है, मैं समझता हूँ। क्योंकि बंगाल में तो परंपरा रही हुई है बराबर संगीत की, तो बंगला में नाटक जो लिखे गए, तो मराठी में भी जो परंपरा बहुत है, मराठी में तो ज़बरदस्त रही हुई है। हमको एक और भी लगता है ना कि हिंदी प्रदेश में शायद कोई भी फॉर्म, माने नाटक तो विकसित हुआ है शहरों में, और शहरी लोगों का वो जो फॉर्म है भी, नौटंकी कहिए, ख्याल कहिए, भगत कहिए, शहरी लोगों का इन सब से कोई खास संबंध नहीं रहा। इसमें एक दो वैसे जो प्रयास भी वो अच्छे हुए, जैसे एक नौटंकी में आला अफसर लिखा गया और किया गया, अच्छा ही था वो, या फिर हबीब तनवीर ने जो काम किया छत्तीसगढ़ के लोगों को लेके, तो वो भी एक जेन्युइन काम है। और हाँ, हमारे ख्याल से इस दृष्टि से हबीब तनवीर का, खास करके चरणदास चोर जो माने एक हबीब तनवीर का कुछ नाटकों में ऐसा काम जो है बहुत अच्छा है, लोक कथानक को लेकर के जहाँ पर उन्होंने किया है, और हमें पता नहीं और किन किन नाटकों में, 3-4 तो उनके देखे, हबीब का ये देखा, चरणदास चोर देखा, मृच्छ कटिक देखा, मिट्टी की गाड़ी, और एक वो लाला शोहरत राय देखा। हमको बेसिकली ये लगा कि उसमें क्लासिकल कथानक और ये फोक फॉर्म हमको जो लगा, मैंने वो बसंत सेना भी वहाँ बिल्कुल गांव की एक अहिरिन और मैंने लठैत जैसी लगती थी, तो वो कहीं उस कंसेप्शन के साथ हमको तो नहीं अच्छा लगा। कुछ वैसे ही जैसे कि कारंथ के बरनम वन में कहीं फॉर्म और कंटेंट
दोनों बिल्कुल जैसे लगा कि बिल्कुल अलग अलग रहे। और एक ताज्जुब की बात है, मैंने हमको ये भी कभी सोच के ताज्जुब लगता है, कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था कि फॉर्म और मैंने कहते तो बराबर हम लोग हैं, मगर थ्योरेटिकली बातें करते रहते हैं कि कंटेंट फॉर्म डिसाइड करता है, मगर कभी कंटेंट और फॉर्म इतने अलग अलग मैंने साफ बिल्कुल दिख रहा है कि ये फॉर्म अलग जा रहा है और कंटेंट उसका कथानक के साथ कहीं कुछ मेल ही नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने वर्णमन का। उसमें यही बात हुई, जैसे कि कथानक है वो उसको डिमांड नहीं करता उस स्टाइल को। कथानक भी शेक्सपियर का कथानक, स्टोरी अगर सिर्फ वो लेनी हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन शेक्सपियर की भाषा लेनी है, शेक्सपियर का लिखा हुआ सब कुछ लेना है, तो फिर उसका जो फॉर्म है वो सह नहीं पाता। देखो अब वो कथानक को दूसरा रूप इन्होंने भी जो किया, हमको वही चीज़ हबीब वाले में भी लगी कि मृच्छकटिक नाटक की जो सूक्ष्म भावनाएं हैं, सौंदर्य है, वो कहीं इस फॉर्म के साथ मेल नहीं खाया। और लाला शोहरत राय में वो फ्रेंच कॉमेडी का सारा वो जो रूप है, और ख़ास करके उसमें मेन रोल में उस दिन तो पता नहीं हमेशा वही करते हैं, हबीब ने किया था कलकत्ता में, और वो उस दिन किया था, वो बड़े तूफ़ानी। हमने शायद देखा था उसमें हबीब ने तो रोल नहीं किया, हबीब ने किया था मेन रोल उसमें, ओरिजिनली कोई और करता है उसको, तो वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और कुछ एक चीज़ें हैं ना, अब एक छत्तीसगढ़ी का साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जो भी नाटक करते हैं फिर उसमें वो वही उसी फॉर्म को या उसी लोगों को यूज़ करना चाहते हैं, तो हर नाटक में तो चल नहीं सकता। बस वही बात है कि जहाँ वो चरणदास चोर में इतना खूबसूरत, मैंने तो बहुत बाद में देखा चरणदास चोर, 2 साल पहले देखा, इतनी चर्चा उस प्रोडक्शन की, मगर देख करके उसमें जहाँ मंत्रमुग्ध से आप देखते रह जाइए, वही दूसरे में कहीं फॉर्म और कंटेंट जो है वो दोनों एक साथ मिल करके गए नहीं। तो अच्छा, तुमने शुरू में नाटक लिखने की बात कही थी, नाटक लिखना शुरू किया था, फिर बाद में वो एकदम छूट गया, या फिर कभी कुछ और हाथ थोड़ा सा लिखा था? वो तो एक बताया जैसे किसी फिल्म को लेके उसमें से प्रभावित होकर कुछ लिख दिया, वो तो नाटक नहीं था। लेकिन उसके बाद एक बीच में कुछ 10-12 वर्ष पहले एक नाटक लिखने की कोशिश मैंने की थी। अच्छा। जिसके कुछ 20-25 पन्ने लिखे भी थे, और वो 20-25 पन्ने अभी तक हैं। अच्छा। फाड़े नहीं है। हाँ। शायद कभी लिख डालूंगी। अच्छा। वैसे लिखने के खास कुछ बहुत प्रवृत्ति, उसी तरह से जैसे अभिनय की बात है, अभिनय करता रहा, बहुत देर तक करता रहा, बल्कि हबीब के साथ भी मैंने हिंदुस्तानी थिएटर था तो हमने मिट्टी की गाड़ी किया, और उसको मैंने मैत्रेय का रोल किया। अच्छा। वो शायद मेरा आखिरी रोल था। अच्छा, तो फिर छोड़ क्यों दिया? अभिनय क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अभिनय छूट गया समझिए, इसलिए कि जब जो नाटक का निर्देशन करने का इच्छा होती रही और करते रहे, और हमेशा अच्छे एक्टर्स खुशकिस्मती से मिलते रहे, मेरे से बेहतर एक्टर, तो वो फिर दूसरी ज़रूरत जो है वो नहीं। और फिर एक स्टेज आई कि जब इतने बरस तक नहीं किया तो फिर अब क्या करना, वो छूट ही जाता है। एक चर्चा आजकल अक्सर बराबर सवाल सामने आता है कि पूरी तरह प्रोफेशनल हुए बिना थिएटर नहीं किया जा सकता, अच्छी तरह नहीं किया जा सकता। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? और अपनी वर्तमान जो परिस्थिति हिंदी रंगमंच की है, सभी शहरों में थोड़े बहुत अंतर से एक जैसी ही हमको तो दिखती है, कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है। तो अजीब बात यह है कि थ्योरेटिकली फिर ये बात तो सही लगती है कि अगर बहुत अच्छा थिएटर करना है तो पूरी तरह से प्रोफेशनल होना चाहिए, हर मायने में प्रोफेशनल होना चाहिए, इसमें सब कुछ आपका व्यवसाय वही है, यहाँ से आपको रोटी रोजी मिलती है और आपके पसंद का काम भी मिलता है। लेकिन प्रोफेशनल थिएटर की इतनी और तरह की डिमांड होती है कि एक बार जब वो प्रोफेशनल थिएटर कोई आदमी शुरू करता है तो जिस तरह का वो काम करना चाहता है ज़रूरी नहीं कि उसी तरह का काम करे। मान लीजिएगा अगर मैं एक प्रोफेशनल कंपनी आज खोलता हूँ और जिसमें मुझे ये देखना है कि इतने लोग हैं, इतने लोगों को काम देना है, इतने लोगों को सैलरीज देनी है, इतनी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं, इतने ये हो, तो फिर कहीं ना कहीं मन में ये ज़रूर विचार उठेगा इसका जो मैं इतना इस पर खर्च कर रहा हूँ तो उसका वापस भी तो आना है।
और जब वापसी का मैं सोचता हूँ तो फिर कहीं ना कहीं मेरे मन में रहा हूँ तो इसको किसी न किसी तरीके से वापस भी आना है ताकि इसको कंपनी को चलते रहना है। तो फिर ये सवाल भी उठेगा कि मैं जो नाटक करूं तो इस तरह का नाटक हो जो लोगों को लाए और कुछ जो खर्च हो रहा है वो वापस आए, या प्रॉफिट ना भी हो मान लीजिए, लेकिन फिर भी जितना खर्चा हो रहा है वो तो किसी न किसी रुपये वापस आना ही चाहिए। तो कहीं क्वालिटी में आपको काफ़ी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्वालिटी नॉट इन दी प्रोडक्शंस पर क्वालिटी ऑफ दी प्लेस की नेचर में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। एक और बात इसके साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप Concluding portion of the interview by Rajendra Nath continued from cassette 77A onwards. ना खर्च कर रहा हूँ तो इसको किसी न किसी तरीके से वापस भी आना है ताकि इसको कंपनी को चलते रहना है। तो फिर ये सवाल भी उठेगा कि मैं जो नाटक करूं तो इस तरह का नाटक हो जो लोगों को लाए और कुछ जो खर्च हो रहा है वो वापस आए, या प्रॉफिट ना भी हो मान लीजिए, लेकिन फिर भी जितना खर्चा हो रहा है वो तो किसी न किसी रुपये वापस आना ही चाहिए। तो कहीं क्वालिटी में आपको काफ़ी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्वालिटी नॉट इन दी प्रोडक्शंस पर क्वालिटी ऑफ दी प्लेस की नेचर में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। एक और बात इसके साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ भी प्रोफेशनल थिएटर हमारे हिंदुस्तान में है और वो प्रोफेशनल थिएटर सब्सिडाइज नहीं है, ये भी एक शर्त है इसमें, तो वो प्रोफेशनल थिएटर जो है वो उसकी जो 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 अचीवमेंट है, ये जो उसका स्टैंडर्ड है, वो जो उसके साथ दूसरा थिएटर एमेटर थिएटर चल रहा है उससे कम। वो भी बहुत सिग्निफिकेंट काम हो रहा है आज आपके देश में, किसी भी शहर में वो प्रोफेशनल या कमर्शियल थिएटर नहीं कर रहा, वो दूसरा थिएटर जो हमारा थिएटर है, एमेटर थिएटर है, उसी में ही सबसे अच्छा काम हो रहा है, उसी में ही सबसे अच्छे प्लेस होते हैं, उसी में ही सबसे अच्छे प्रोडक्शंस होते हैं। लेकिन जहाँ प्रोफेशनल थिएटर आप दो एग्जांपल ले लीजिए, अपने कलकत्ता की ले लीजिए और मुंबई महाराष्ट्र की ले लीजिए, तो वहाँ जो प्रोफेशनल थिएटर में आपके यहाँ जो नाटक होते हैं वो आपको मालूम, और वहाँ जो मुंबई में नाटक होते हैं प्रोफेशनल कमर्शियल थिएटर में, उनका भी स्तर जो है कुछ बहुत अच्छा नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखो, एक ज़माना था जबकि सचमुच बंगला कमर्शियल रंगमंच पर अच्छे नाटक लिए जाते थे और एक से एक बड़े अच्छे अभिनेता वहाँ अभिनय करते थे और उनका अभिनय देखने के लिए लोग जाया करते थे। सचमुच पिछले 10-15 वर्षों में स्थिति ये बन गई है कि बहुत ही कॉमर्शियलाइज्ड हो गया है। नहीं तो अब सवाल है कि इसमें कहीं कोई रास्ता तो सोचना चाहिए। रास्ता इसका एक ही है, और जो हर देश में एक ही रास्ता है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, कि जहाँ तक प्रोफेशनल थिएटर का सवाल है, प्रोफेशनल थिएटर ज़रूर होने चाहिए, एक नहीं कई जगह कई होने चाहिए, लेकिन वो किसी न किसी रूप में सब्सिडाइज होने चाहिए ताकि वो कंप्रोमाइज़ ना करें जो भी वो काम करना चाहते हैं। नहीं, सवाल एक तो ये भी है ना कि कंप्रोमाइज़ न करें। मैंने जब ज़्यादा शोज़ करना चाहेंगे होंगे तो दर्शक भी तो चाहिए, और थोड़े से ज़रा यदि मेरे दर्शकों की रुचि का ख्याल करेंगे, पैसे की बात छोड़ भी दें, भाई सब्सिडी तो पैसे की मिल जाएगी, दर्शक की तो सब्सिडी नहीं होगी, तो दर्शकों को आकृष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शायद कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। नहीं, दर्शकों को आपने एक नाटक किया, अच्छा किया, पैसा तो आपको मिल रहा है जी, मगर यदि दर्शक उसको देखने के लिए नहीं आते हैं तो वो सारा पर्पस खत्म हो जाता है। अब इसमें भी आप देखिए कि हर शहर की अपनी अपनी अलग प्रॉब्लम्स होंगी। दिल्ली की जो प्रॉब्लम है वो कलकत्ते की नहीं है, जो कलकत्ते की है वो मुंबई की नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसमें भी हर शहर को अपने लिए एक अलग रास्ता या अलग हल ढूंढना पड़ेगा कि क्या करना है। That's very true। लेकिन जनरल बात ज़रूर ये ठीक रहेगी कि अगर प्रोफेशनल थिएटर्स होने हैं, जो होने चाहिए और कई होने चाहिए, तो उनको किसी न किसी रूप में, चाहे वो सरकार करे या गैर सरकारी जो दूसरे लोग हैं वो करें, वो जब तक सब्सिडाइज नहीं होंगे तब तक वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। हमारे ख्याल से इसका एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसे थिएटर हॉल्स बनवा दे जहाँ कम भाड़े के ऊपर
सब सुविधाएं, छोटी मोटी चीज़ें, प्रोडक्शन की चौकियां हैं, छोटे पर्दे हैं, विंग्स हैं, माने साधारण चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हों। आज तो आप एक शो करने जाइए ज्ञान मंच जिसमें 400 सीट है, 800 रुपये तो भाड़ा है। एक दिन आप रिहर्सल कीजिए, 2-2-250 रुपये लगता है। एक आप रिकॉर्ड उनका कैसेट प्लेयर यदि एक दिन इस्तेमाल कीजिए तो 115 रुपये वो भाड़ा उसका चार्ज कर लेते हैं। अब जहाँ इतना चार्ज, माने 10 या 12 लाइट देंगे, उसके बाद आपको 4 लाइट एक्स्ट्रा लगेंगी, तो उनका पर लाइट एक्स्ट्रा भाड़ा जो है सो लगेगा। तो इन सब के तो साथ जाहिर है कि जिन लोगों ने ये थिएटर बनाया उन्हें एक दुकान खोली है। दुकान खोली हुई है। तो- अच्छा, उनका ये कहना है कि भाई आखिर आज एक चीज़ ज़रा सा इधर उधर होते खर्च होता है। आज हमने एक सोफिस्टिकेटेड मशीन ले आकर के रखी है, 5000 रुपये की मशीन रखी हुई है। अब वो कल ज़रा सा ख़राब होती है तो उसमें तो 200-400 रुपये यूँ लग जाते हैं, वो कहाँ से है? नहीं, ये तो ये जवाब बड़ा, नहीं है इसका। हाँ अच्छा। या फिर दूसरा हमको ये लगता है कि अखबारों में कुछ गवर्नमेंट ऐसे सब्सिडाइज कुछ कॉलम जगह कर दे, जैसे अंग्रेजी में वहाँ स्टेट्समैन में तो आप पर्सनल थिएटर कॉलम में बहुत छोटे में आप विज्ञापन कम में दे सकते हैं। बाकी का आज एक विज्ञापन अखबारों में दीजिए साधारण साइज का तो 250-300 रुपये ये जो आप लग जाता है। सारी बातें कर रही हैं, वो दिल्ली में भी उतनी ही सच होंगी। सिर्फ दिल्ली में नहीं, ये सिर्फ लागू होती हैं फिर मोस्टली एमेच्योर थिएटर के लिए। नहीं हेल्प जो है एक तरह की मिले तो नहीं, एमेचर के ही लिए। हाँ। माने एमेचर का मतलब है कि देखो भाई, प्रोफेशनल यदि वो कॉमर्शियल होंगे, माने हम लोग कॉमर्शियल ये मान लें कि भाई प्रोफेशनल, और क्या हम इसको 3 कैटेगरी करेंगे, कॉमर्शियल और प्रोफेशनल और एमेचर। या तो ये एमेचर होंगे या प्रोफेशनल होंगे, या माने प्रोफेशनल कॉमर्शियल तो शायद एक ही जी हाँ। कहा जाएगा उनको। एमेच्योर भी तुम्हारे यहाँ तो है ना कि हम शब्द ये यूज़ करते हैं एमेच्योर, हाँ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो बहुत अच्छा काम हो रहा है वो ये एमेच्योर लोग ही कर रहे हैं बहुत हाँ, जगह। हाँ। तो स्टैंडर्ड्स तो इनके तो भी प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल वाले। एटीट्यूड्स इनके प्रोफेशनल्स हैं। हाँ। और वो चूंकि होल टाइम काम नहीं करते इसलिए इसलिए हम प्रोफेशनल्स इनको- नहीं है। हाँ, तो हमारा ये कहना है कि ये ग्रुप जो कि बेसिकली जिनकी की परवरिश तो हम नहीं कर पा रहे हैं थिएटर से, मगर फिर भी जो अच्छा थिएटर कर रहे हैं उनको कुछ इस तरह की सुविधाएं हो तो शायद थिएटर की एक्टिविटी चल सके। अब मैंने एक दल को क्या करना होता है, अर्थ के लिए भी हाय हाय करनी पड़ती है, और जो नाटक प्रोड्यूस करने के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो लगे ही रहते हैं। पिछले दिनों कलकत्ता में एक नाट्य शोध संस्थान में सेमिनार किया था, तो उसमें बड़ी बहस इसी बात पर हुई कि अजितेश बैनर्जी का कहना था कि होल टाइमर हुए बिना अच्छा थिएटर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए जितना समय शक्ति चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं। अब एक नाटक तैयार करने में ही 6 महीना हमको यदि लग जाता है, और सारे दिन के थके थकाए लोग आए, आप 1 घंटा 2 घंटा उनके साथ काम करने का टाइम मिलता है, यू कांट अचीव मच दैट वे। खैर ये शायद तो डिबेटेबल विषय है, डिबेटेबल विषय है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा शहरों में वेरी करेगा। वैसे एक बात ये भी बिल्कुल सही है कि दुनिया में कहीं भी माने नॉन कॉमर्शियल थिएटर जो है वो सब्सिडी के बिना जिंदा नहीं है, सभी जगह सब्सिडी चाहिए। इतना बड़ा नेशनल थिएटर लंदन में बनाया है, कितने पाउंड महीने के उसके ऊपर खर्च होते हैं, 1 डज़न नो मिलियन। ग्रेट ग्रैंड थिंग, 3 ठो थिएटर हॉल बना दिया, इतनी मैकेनिकल एंड कंप्यूटराइज्ड सारी मैकेनिक उसकी है, तो उसमें तो ठीक है एक एक्सट्रीम। वैसे वहाँ एक काम अच्छा करते हैं कि वहाँ कुछ दिन उन्होंने निर्धारित कर रखे हैं जिसमें काउंटीज़ के जो अच्छे प्रदर्शन होते हैं वो आकर के वहाँ पर दिखाएं। तो वो सही माने में शायद नेशनल थिएटर का ये नहीं कि खाली उनकी अपनी रिपर्टरी के ग्रुप्स हैं वही कर रही हैं, मगर दूसरे दलों को भी बुला करके जो अच्छे प्रोडक्शंस अलग अलग जगह के हुए वो करवाते हैं। और बाकी का तो उनका अपना सब शानदार हिसाब किताब है। अच्छा, श्री राम सेंटर में जो काम हो रहा है, मैंने हम ऐसा समझते हैं कि श्री राम सेंटर जो है वो खाली एक थिएटर हॉल नहीं है, उससे अतिरिक्त कुछ है या कम से कम होना चाहिए। वैसे और क्या है ये बहुत कुछ तो अभी तक नहीं समझ में आया, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे सारा कंसेप्ट क्या है। खाली थिएटर हॉल रन करने का? थिएटर हॉल रन करने का होता तो श्री राम सेंटर की ज़रूरत नहीं थी। हाँ। जो जिनकी बिल्डिंग है इंडियन नेशनल थिएटर ट्रस्ट की बिल्डिंग है वो चलाते रहते हैं इसको। हाँ। श्री राम सेंटर बनाने का तो मकसद इंडियन नेशनल माने इंडियन नेशनल थिएटर ट्रस्ट है। अच्छा। जो जिसकी बिल्डिंग है। अच्छा। श्री राम सेंटर का उससे कोई खास रिश्ता नहीं है कानूनी,
अच्छा श्री राम सेंटर तो एक अलग से संस्था है अच्छा जो इस बिल्डिंग में है, अच्छा और उसका काम बिल्कुल दूसरा है। अच्छा हॉल रेंट करने का काम नहीं है उसमें, तो थिएटर में जो काम हो सकता है जिस तरह से भी हो सकता है उसको करने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे एक तो रेपर्टरी है, थिएटर रेपर्टरी है, पपेट रेपर्टरी है, ये जो अच्छा। तो कंपनीज है वहाँ पर जो। अच्छा, पपेट रेपर्टरीज कौन कर रहा है? कौन मतलब? मैंने डायरेक्टर कौन? दादी पदम जी अच्छा डायरेक्टर उसके, और ये दोनों कंपनीज जो है रेगुलरली प्लेज और पपेट्स शोज करते हैं। और इसके अलावा जो है म्यूज़िक का कुछ काम होता है, हर महीने कम से कम एक सिटिंग होती है जिसमें किसी अच्छे नए कलाकार को बुलाया जाता है। अच्छा इसके अलावा थिएटर की छोटी छोटी बहुत स्कीम्स हैं वैसे, जैसे एक स्क्रिप्ट बैंक की है, इसमें स्क्रिप्ट से एक मुस्टाइल करके लोगों को बताया जाता है कि हमारे पास ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं, तो वहाँ भेजे जाते हैं। फिर फेस्टिवल, नेशनल ड्रामा फेस्टिवल जो मैंने शुरू किया था 1977 में, वो बड़ा अच्छा काम। हाँ, तो वो अब पिछले साल से ये निर्णय लिया गया जब मैं नहीं था वहाँ पर कि अब, क्योंकि अब वो ठीक था निर्णय भी कि क्योंकि हर साल अच्छे नाटक नहीं मिलते और फेस्टिवल में जो नाटक आते हैं उनका स्तर बहुत नीचे चला जा रहा है, तो इसलिए अब ये कोशिश की जाए कि एक साल छोड़ के ऑल्टरनेट ईयर्स पे ये फेस्टिवल किया जाए। अच्छा फिर एक और एक्टिविटी है, दिवाली मेला होता है जैसे बहुत बड़ा, दिल्ली का सबसे अच्छा, वो श्री राम सेंटर के श्री राम तत्वावधान में? सेंटर, अच्छा तालपुरा में जो होता है, हाँ देखा हुआ। दिल्ली में सबसे बड़ा मेला वही होता है, और उसमें भी कुछ सिर्फ मेला नहीं होता, कोशिश ये होती है कि थोड़ा कल्चरल एस्पेक्ट उसका रखा जाए। जैसे पिछले 3-4 साल से किसी एक स्टेट को लिया जाता है, अच्छा उसके कल्चर को, उसके क्राफ्ट्स को, उसके क्राफ्ट्समैन को, सबको वहाँ बुलाया जाता है। जैसे इस साल का जो दिवाली मेला था वो राजस्थान अच्छा थीम था उसका। और फिर जैसे बहुत बड़ी, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा योगदान जो श्री राम सेंटर का है, मेरी अपनी, मैं सोचता हूँ कि मैंने ही किया वो बेसमेंट थिएटर का बनाना। जैसे अच्छा क्योंकि ये पहले तो कुछ नहीं था, ये बेसमेंट थिएटर तो बेसमेंट ही था, स्टोर बना हुआ था, तो इसको थिएटर में कन्वर्ट करके और बहुत ही कम भाड़े पे लोगों को देना। कितना भाड़ा लेते हैं? अब इसका भाड़ा है 150 रुपये। अच्छा, विद लाइट? विद लाइट्स। नथिंग, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। तो ये तो बड़ी सब्सिडी है थिएटर प्रोडक्शन। कोई भी आदमी मतलब अब ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे कम है इसलिए मैं नाटक नहीं कर सकता। लाइट के साथ 150 रुपये तो कुछ भी नहीं। तो ये है। और फिर जैसे आपने अभी कहा कि कोई ऐसी जगह हो, ऐसा थिएटर हो जहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो मिल जाए, तो ये बेसिक सेट्स का भी एक जो है ये यहाँ शुरू किया, जिसमें कम से कम प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, मिलते नहीं है, तो जितना उनका किराया नहीं होता उतना उसका ले आने लग जाता है, तो वो बनवा के वहाँ रखे हैं। जो भी ग्रुप्स आते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर आपने पब्लिसिटी की बात की, तो पब्लिसिटी भी हर हफ्ते 3 पेपर्स में जो है जितने भी नाटक होते हैं उनकी पब्लिसिटी हम करते हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने देखो हर सोमवार को हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और स्टेट्समैन में, नहीं हिंदुस्तान टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इश्तहार आता है, दिस वीक्स प्लेस। अच्छा, तो उसमें हफ्ते में जितने भी प्लेस हैं ऊपर नीचे बेसमेंट में भी और ऊपर भी, उनके बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन होती है, और वो हम हमारी तरफ से होती है श्री राम सेंटर को। एक बहुत बड़ी सब्सिडी है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तुम ज़्यादा कहोगे तब तो फिर हमारे मन में धारणा और भी मजबूत बैठती जाएगी कि कलकत्ते में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा सेंटर, ऐसी जगह। आप शुरू कर दीजिए। हम कहाँ से कर दें, हम करने लायक होते तो फिर इतनी सोचने की बात थोड़ी होते हैं, तो वो भी हो सकता है। नहीं, अरे ये तो विशाल काम है ना, ये अपने बुते का नहीं है। ये विशाल तो नहीं था, ऐसा करना शुरू करेंगे तो विशाल नहीं लगेगा। यहाँ भी तो जब शुरू हुआ था तो कुछ शुरुआती थी। नहीं, वो करने वाले दूसरे लोग होंगे, वो अपने तो उनसे करवाइए। अच्छा, कुछ भविष्य के लिए खास कुछ और कुछ योजना है श्री राम सेंटर के? नहीं, अभी कोई कंक्रीट योजना तो नहीं बनी। जैसे आपको मालूम है कि मैं 5 साल पहले रहा और फिर 2 साल मैंने बीच में छोड़ दिया और अभी वापस आया हूँ, तो अभी तो सूट सारे समेट रहा हूँ, और जो एक्टिविटी है उसी को थोड़ा एक दिशा या थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेसिस बना के, पर ये नहीं कि और कोई योजना नहीं होगी। तो अब वो इस साल में
सोचते भी तो है, हाँ, तो अगले साल शायद कुछ और शायद। नया जोड़ा जाएगा। अच्छा, कुछ अपने बारे में कुछ तुम और कोई बात, कोई काम, कोई योजना जो तुम्हारी है सामने, ये बताना चाहोगे? या हिंदी थिएटर के बारे में आज जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है? वैसे ये सब सवाल पूछना और इनका जवाब देना आसान काम नहीं है। जवाब पूछना, भाई मैंने सवाल पूछ लेना आसान है, जवाब देना आसान काम नहीं है। मगर फिर भी कोई ख़ास बात है जो तुम्हारे मन में हो और बतलाना चाहो, कहना चाहो? काफी कह दिया मेरा। आज इतना तो कभी बोले नहीं हम, आज बोल लिया आपसे। चलो, बहुत अच्छा है। और फिर आगे फिर कभी हाँ, जो कभी बात नया होगा तो फिर बात। ठीक, थैंक यू।